प्राचीन भारत की बात करते हैं, एक ऐसा दौर जहां एक तरफ तो ताकतवर साम्राज्य बन रहे थे और दूसरी तरफ ज्ञान के वो केंद्र जो पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल शक्ति और ज्ञान के इसी कमाल के मेल पर है। अच्छा, क्या कभी ये बात दिमाग में आई है कि दुनिया के सबसे पुराने मतलब प्रॉपर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत में थे? बिल्कुल। और यही है हमारी कहानी का सबसे ऊंचा मुकाम, वो महान यूनिवर्सिटीज जो सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाती रहीं। और इन सब में एक नाम सबसे ऊपर आता है, नालंदा। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये सिर्फ कुछ खंडहर नहीं है, ये एक सोच थी, एक ग्लोबल सेंटर था जहां सदियों तक ज्ञान की नदी बहती रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कैसा समाज रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा जिसने इतनी बड़ी संस्था को जन्म दिया। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है मगध। देखिए, नालंदा और तक्षशिला जैसी जगहों को समझना है ना, तो सबसे पहले भारत के पहले महान साम्राज्य मगध के बनने की कहानी को समझना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि मगध इतना ताकतवर बना कैसे? क्या था इसका राज? सबसे पहली और बड़ी वजह थी इसकी लोकेशन। देखिए, इसकी जो पहली राजधानी थी, राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, मतलब एक नेचुरल किला। दुश्मन के लिए इस पर हमला करना लगभग नामुमकिन था। और जाहिर है, जब आपकी राजधानी सेफ हो तो आप बाकी चीजों जैसे कि विकास और साम्राज्य बढ़ाने पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह थी नेचुरल रिसोर्सेज। मगध के पास लोहे के मतलब आयरन ओर के बहुत बड़े भंडार थे, और लोहा उस जमाने का कह लीजिए सुपर मटीरियल था। इसी लोहे से उन्होंने जबरदस्त हथियार बनाए, खेती के लिए बेहतर औजार बनाए। इसका सीधा मतलब ये था कि मगध को मिलिट्री और एग्रीकल्चर दोनों में बाकी राज्यों पर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक अनफेयर एडवांटेज मिल गई। और फिर मगध के पास एक ऐसा हथियार था जो किसी और के पास नहीं था, हाथी। हाँ, मगध पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने जंग में हाथियों का इस्तेमाल इतने बड़े स्केल पर किया। जरा सोचकर देखिए वो सीन, दुश्मन की सेना खड़ी है और सामने से हाथियों की पूरी फौज चली आ रही है। ये उस जमाने के टैंक की तरह थे जो दुश्मन की लाइनों को और किलों के दरवाजों को चुटकियों में तोड़ सकते थे। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छी लोकेशन और रिसोर्सेज से तो काम नहीं चलता। एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए आपको चाहिए होते हैं तेज तर्रार और दूर की सोचने वाले शासक। और मगध इस मामले में भी बहुत लकी था। उसे एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त राजा मिले जिन्होंने अपनी स्मार्ट नीतियों से साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो इसकी शुरुआत करते हैं हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार से। ये बड़े कमाल के डिप्लोमैट थे। इन्होंने शादियों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके नॉर्थ का बॉर्डर सेव कर लिया, कोसल के राजकुमारी से शादी की तो दहेज में काशी जैसा जरूरी इलाका मिल गया, और जहां डिप्लोमेसी से बात नहीं बनी वहां ताकत का इस्तेमाल किया और पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। मतलब जहां जैसी जरूरत वैसा दांव। फिर आए उनके बेटे अजातशत्रु। ये एक जबरदस्त योद्धा थे। इन्होंने वज्जी जैसे ताकतवर संघ को हराने के लिए उस जमाने की हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे कि रथ मूसल जो एक तरह का गदा वाला रथ था, और महाशिला कंटक जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन थी। ये उस वक्त के लिए किसी सुपर वेपन से कम नहीं थे। इनके बाद जो नंद वंश आया, उन्होंने तो मगध की मिलिट्री पावर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। सोचिए, ग्रीक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नंदों की सेना में 6,000 जंगी हाथी थे। बस इस नंबर के बारे में सोचिए, उस जमाने में किसी भी सेना के लिए ये एक डरावने सपने जैसा था। तो अब इस पूरी कहानी का हमारी यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन है? देखिए, मगध के इतना शक्तिशाली होने से पूरे इलाके में एक स्टेबिलिटी आई, खुशहाली आई, और जब समाज में शांति और पैसा होता है तभी ज्ञान विज्ञान के केंद्र फलते फूलते हैं। और बस इसी माहौल में जन्म हुआ तक्षशिला और नालंदा जैसे महान ज्ञान केंद्रों का। वैसे ये दोनों ज्ञान के केंद्र एक दूसरे से काफी अलग थे। एक तरफ थी तक्षशिला जहां प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस था, मतलब पॉलिटिक्स, मेडिसिन, मिलिट्री साइंस, ऐसी चीजें। और दूसरी तरफ था नालंदा जो फिलॉसफी और अकादमिक ज्ञान का गढ़ था। यहाँ बुद्धिस्ट लॉजिक, फिलॉसफी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। जहाँ चाणक्य और पाणिनि जैसे विद्वान तक्षशिला से थे,
वहीं नागार्जुन और धर्मपाल जैसे महान विचारक नालंदा की पहचान थे। चलिए तक्षशिला को थोड़ा और समझते हैं। ये करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। और हाँ, ये आज की यूनिवर्सिटी जैसा नहीं था। ये असल में कई गुरु के आश्रमों का एक नेटवर्क था। और इसकी पढ़ाई कितनी जबरदस्त थी, इसका सबसे बड़ा सबूत तो चाणक्य खुद हैं, जिन्होंने यहीं से पढ़कर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल एम्पायर की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। अब आते हैं नालंदा पे, और ये एक बिल्कुल अलग कहानी थी। इससे 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये एक प्रॉपर हाईली स्ट्रक्चर्ड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ एडमिशन लेना कोई मजाक नहीं था। कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल था कि सिर्फ सबसे ब्राइट माइंड्स ही अंदर जा पाते थे। और बहुत जल्द ये महायान बौद्ध धर्म की पढ़ाई का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। और इसके साइज का अंदाजा लगाइए, अपने पीक पर यहाँ एक साथ 10,000 स्टूडेंट्स रहते और पढ़ते थे। ये नंबर आज की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बराबर है। कमाल है ना। और फिर आती है नालंदा की सबसे शानदार चीज, उसकी लाइब्रेरी। इसका नाम था धर्मगंज, मतलब सत्य का खजाना। और ये नाम बिल्कुल सही था। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी बड़ी इमारतों, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक में फैली एक 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। इसमें कितनी किताबें और पांडुलिपियां थीं, इसका कोई हिसाब नहीं था। ये उस वक्त पूरी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना था। नालंदा का नाम और शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ज्ञान की प्यास बुझाने यहाँ आते थे। ये सच में एक ग्लोबल कैंपस था, एक मेल्टिंग पॉट जहाँ अलग अलग कल्चर और आइडियाज आकर मिलते थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि जब राजनीतिक शक्ति मजबूत होती है तो वो एक ऐसी नींव तैयार करती है जिस पर ज्ञान की एक ऐसी इमारत खड़ी हो सकती है जो सदियों तक कायम रहे। मगध और नालंदा की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस एम्पायर पूरी दुनिया के लिए ज्ञान के नए दरवाजे खोल सकता है। चलिए इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 6ठी सदी ईसा पूर्व में बिंबिसार के साथ मगध के उदय से। 5वीं सदी ईसा पूर्व आते आते तक्षशिला ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। 4ठी सदी ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य ने पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया। और फिर सदियों बाद 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य ने नालंदा की स्थापना को संरक्षण दिया। मतलब साफ है, शक्ति और ज्ञान का ये सफर साथ साथ चला। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मगध और नालंदा की ये मिसाल देखने के बाद ये सोचना पड़ता है कि क्या पॉलिटिकल पावर और स्टेबिलिटी के बिना ज्ञान और विज्ञान का इतना बड़ा विकास हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था।